डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि आपका जो 10th क्लास का कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको करवाएंगे। और आज हम उसी को, आज लास्ट सेशन है उसका करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर जो लास्ट रहेगा आपका आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 13 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इजी सा चैप्टर है और बायोलॉजी से रिलेटेड है, और खासकर एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड ही आपको समझ में आएंगी, इसलिए इसको या तो मान लो आप बायोलॉजी का ही चैप्टर है या फिर अलग से एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हालांकि जब आप जो बोर्ड है उसके नोटिफिकेशन पढ़ते हो, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, वहाँ पे आपको इस चैप्टर को अलग ही रखा हुआ है और स्पेशली अलग मार्क्स में ही आता है ये। और इसी चैप्टर की वजह से हम मान सकते हैं बायोलॉजी है वो थोड़ा ज़्यादा नंबर की होती है तीनों सेक्शन में हम बात करें तो इजी सा चैप्टर है और इसको हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद के जो सेशन रहेंगे आपके लिए, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम है वो नहीं हो पाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो सिंपली इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो है वो समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। कुछ टर्म्स हैं, हालांकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं ना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन इस सेशन का मेन मकसद यही है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे से साइंटिफिक वर्ड्स को अप्रोच करके अच्छे से साइंटिफिक आंसर ही दे पाओ। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताने की कोशिश की जाएगी जिन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ताकि आप मैक्सिमम इस चैप्टर से स्कोर कर सको। तो इसमें हम मेनली एक तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या है, कुछ टर्म्स हैं, इकोलॉजी क्या होती है, इसके अलावा इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा फूड चेन और फूड वेब क्या होती हैं, फूड चेन एंड फूड वेब, उनका आपको एक जनरल आइडिया हो पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स हालांकि ये फूड चेन का ही एक पार्ट होता है। और कुछ टॉपिक रहेंगे जैसे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, और इसी से मिलता जुलता बायोमैग्निफिकेशन और इसी से मिलता जुलता होता है बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। और इसके बाद एक जो टॉपिक है, कुछ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। बायोडिग्रेडेबल ग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और वेस्ट का कैसे डिस्पोजल होता है, वेस्ट डिस्पोजल हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ओजोन डिप्लेशन से। ओजोन डिप्लेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उसके पड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने एक एक करके डिस्कस करने हैं। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम क्या है, मेनली हमारे जो भी हमारे अर्थ के ऊपर यदि हम बात करें बिल्कुल बेसिक से, हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन जब एक से ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटी जब इकट्ठी हो जाती हैं और इसके साथ में बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट भी जुड़ जाते हैं, ये तो सारे बायोटिक हैं। और जब एबायोटिक कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर, सोइल, एबायोटिक फैक्टर जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं, इकोसिस्टम। और एक से ज़्यादा जब जहाँ पे इकोसिस्टम हो उसको हम बोलते हैं बायोम्स, बायोम्स। और बायोम्स बहुत सारे मिलके ही क्या बनाते हैं, हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर जैवमंडल, जिस तरीके से अलग अलग स्पीयर होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर इसमें केवल गैसेज आती हैं, हाइड्रोस्फीयर केवल इसमें वाटर आता है, आप जियोग्राफी में पढ़ते हो ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा लिथोस्फीयर जिसके अंदर केवल और केवल चट्टानें, मिट्टी है, वो सॉलिड स्टेट ज़्यादातर आ जाती है। और एक बायोस्फीयर होता है जिसको हम जैवमंडल बोलते हैं, और जैवमंडल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका कंटेंट आ जाता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में मेनली क्या मिलता है आपको, हमारा बायोटिक कंपोनेंट तो मिलता ही है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो मिलते ही हैं, साथ में एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी मिलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में आपके प्लांट्स और एनिमल्स सब आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह भी। इसके अलावा एबायोटिक के अंदर हमारी जो सोइल है, वाटर है, टेम्परेचर है,
ये सारे कंपोनेंट्स वो आ जाते हैं। और जब हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटर रिलेशन पढ़ते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे हम हैं अपने कुछ नीड्स के लिए, जैसे एयर की हमको ज़रूरत पड़ती है, एयर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। वाटर की ज़रूरत पड़ती है, फूड रिसोर्सेज को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो इस तरीके का जो इंटर रिलेशन है हमारे बीच में, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, उसी की स्टडी को तो बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी के लिए तो, और जो एक सिस्टम बना हुआ है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटर रिलेशन से, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में मेनली इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वो आ जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स और इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं या फिर एसोसिएशन बोल सकते हैं। यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है ना किसकी, इकोसिस्टम की, तो वो क्या मिलेगी आपको, हम बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक components which are interrelated with each other for their different requirement, जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब इसमें ये नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो क्या ही हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की बात की है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, तो इसको हम, इस एसोसिएशन को इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम के बात हमने की है कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है आपको बताया है, एक तो है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं सारी, बल्कि थिंग्स वर्ड यूज नहीं करते, लिविंग बींग्स वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये वर्ड का बड़ा ही खेल होता है, आप टर्मिनोलॉजी किस टाइप की सिलेक्ट करते हो। तो बींग्स हम केवल लिविंग्स के लिए यूज करते हैं, थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग्स के लिए यूज करेंगे। तो कंपोनेंट्स में आपने सिंपल इनके एग्जांपल है वो दे सकते हो। इसके अलावा होते हैं टाइप्स इकोसिस्टम के, और टाइप्स में कई टाइप से, कई बेसिस पे टाइप होते हैं। इसके अलावा जैसे डिपेंड करता है कि किस जगह पे है, और साइज के बेस पे भी होता है, स्मॉल एंड लार्ज। तो साइज के बेस पे हम बात कर सकते हैं स्मॉल इकोसिस्टम एंड लार्ज इकोसिस्टम। इसके अलावा किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेस के बेस पे यदि हम बात करें, प्लेस में एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकते हैं आपके, एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम। और ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे अपना एक्वेरियम है, वो एक प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम। पॉन्ड है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपस में जो एसोसिएशन बनाए हुए हैं, वह क्या रहेगा आपका, एक प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद उनकी नेचर के बेस पे, या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे दो टाइप और होते हैं। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक, या फिर मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। और इनके टाइप्स आगे हो सकते हैं। आर्टिफिशियल में दो प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या, स्मॉल एंड लार्ज भी हो सकता है और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप्स है, एक एक लाइन में इनको डिफाइन करके इनका एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और उसके बाद इकोसिस्टम से अलावा मैंने इकोलॉजी की डेफिनेशन भी बताई है। सिंपल यदि आप लिख देते हो यहाँ पे स्टडी ऑफ, नीचे वाली डेफिनेशन के यदि आगे स्टडी ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से बना देते हो ना, तो ये आपकी इकोलॉजी की डेफिनेशन है वो बन जाती है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें, हमारे बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है 15.1, और नए सिलेबस के बेस पे बात करो तो ये 13.1 भी मान सकते हो, क्योंकि पुराने सिलेबस में 15 नंबर का चैप्टर था। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक्वेरियम है ना, उसको तो आपने देखा ही होगा, अभी बात भी की थी, जिसमें हम फिशेज वगैरह रखते हैं, कांच का बर्तन होता है, और इसमें हम एक डिजाइन करने की सोच रहे हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू, तो इसमें आपको एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट से रिलेटेड जानकारी दे रहा है, बेसिक सा एग्जाम्पल लेके। वे एक्वेरियम है, हमारे को क्या क्या चाहिएगा उसके लिए, फिश चाहिएगी, इसके अलावा फ्री स्पेस चाहिएगा उसको तैरने के लिए, जैसे कोई बर्तन हो गया लार्ज जार,
और वाटर चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगी, फूड चाहिएगी, मतलब कंपोनेंट्स हैं ये इकोसिस्टम के। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एनी ऑक्सीजन पंप। देखा होगा आपने एक्वेरियम के अंदर एक पंप लगा होता है, उसको एरिएटर बोलते हैं। एरिएशन को गोल मतलब ऑक्सीजन को गोलता रहता है, बबल्स वगैरह निकलते रहते हैं उसमें से। और क्या है, इसके अलावा फूड भी हमको चाहिएगा, फिशेज ताकि सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा इफ़ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, यदि हम कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसके अंदर डाल देते हैं और एनिमल्स उसके अंदर और छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाता है। वर्ड पे फोकस करना है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब अपने आप बना रहने वाला इकोसिस्टम। एक प्रकार से इकोसिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो इसमें कंपोनेंट्स है ना आपस में एसोसिएट होकर किसी बाहर से उसको ज़रूरत ना पड़े। और एक ऐसा इकोसिस्टम है, मेरे को ध्यान तो नहीं है कि साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, वो कई सालों से सस्टेन किया हुआ है, वो जिंदा है इकोसिस्टम पूरा। उसके अंदर ऑर्गेनिज्म उसने क्या किया, एक बड़े से बर्तन में क्या किया, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, छोटे मोटे कीड़े हैं वो छोड़ दिए और उसके बाद उसको बंद कर दिया ऊपर से। और कई सालों से वो इकोसिस्टम सर्वाइव किए हुए है, बस बाहर उसको सनलाइट मिलती है, इसके अलावा अंदर से ही जो भी चीज़ें हैं बनती हैं, उसके बाद मर जाती हैं, सड़ती रहती हैं, एक साइकिल है वो बनता रहता है। तो इकोसिस्टम है ना वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। सेल्फ सस्टेन का मतलब वो अपने आप कंटिन्यू में बनाए रह सकते हैं, उनको बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि सनलाइट की तो ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोड्यूसर वहीं से अपनी फूड सिंथेसिस करके आगे बाकी के कंपोनेंट्स को फूड देते हैं। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, क्या आप बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी इंटररिलेटेड हैं। प्लांट्स को CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमको O2 चाहिए होती है, और O2 क्या है फिर फोटोसिंथेसिस में O2 बन जाती है और CO2 हम प्लांट्स को दे देते हैं। तो ऐसा मत समझो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे ही निठल्ला है नेचर के अंदर। नेचर केवल उसी ऑर्गेनिज्म को ही अपनी नेचर में जगह देती है जिसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल हो, और जब तक उसका रोल है तब तक उसको जगह है वहाँ पे। रोल खत्म होते ही नेचर अपने आप उसको एलिमिनेट कर देती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रोल है और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड इकोसिस्टम, ये हमने देख लिया। इसके अलावा क्या हम इस एक्वेरियम को एज इट इज छोड़ सकते हैं क्या? अपने आप ये एक्टिव रहेगा क्या? ये अपने आप एक्टिव नहीं रहेगा। नो, हम बोल सकते हैं कि ऐसा कैसा छोड़ के हम इसको एक्टिव नहीं रख सकते। वाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस ए व्हाइल, इसको कभी ना कभी साफ जरूर करना पड़ता है, क्योंकि यदि साफ ना करें तो उससे क्या होएगा, ये हमारा इसके अंदर पोल्यूशन है वो फैल सकता है और ऑक्सीजन की कमी है वो हो सकती है इसके अंदर, और जिसकी वजह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। और इकोसिस्टम में दोनों की इंपॉर्टेंट इक्वल पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। एक यदि आपका कंपोनेंट गायब हो गया ना, उससे जरूरी नहीं है कि आपका जो दूसरा कंपोनेंट भी सर्वाइव कर सके। हालांकि नॉन लिविंग की तो किस चीज़ की जरूरत नहीं होती। लिविंग कंपोनेंट्स जब तक नहीं है उसको आप इकोसिस्टम नहीं बोल सकते। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन सेम मैनर, क्या हमको इसी तरीके से उनको साफ सफाई, जो हमारे तालाब वगैरह होते हैं, झीलें होते हैं, उनकी साफ सफाई की जरूरत पड़ती है क्या? वाई और वाई नॉट। हालांकि जो झील वगैरह है ना उनके अंदर तो इकोसिस्टम सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मर जाता है कोई ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा के मिला देते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। वो बात अलग है कि ह्यूमन ने अलग से उनके अंदर कोई पोल्यूटेंट वगैरह ऐड कर दिया ना, उसकी वजह से जरूर खत्म हो सकता है। वरना जो लेक, जो बड़े इकोसिस्टम होते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, उनको स्पेस भी अच्छा मिल जाता है और ऑर्गेनिजम्स अपनी डिमांड एक जगह से नहीं उनकी पूरी होती है तो दूसरी जगह जाके वो डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो जितना बड़ा इकोसिस्टम होता है उसको हमारे मतलब इंटरफेयर की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेन्ड हो सकता है। लेकिन छोटे इकोसिस्टम होते हैं जैसे एक्वेरियम टाइप के इकोसिस्टम, इसमें तो हमारा इंटरफेयर जरूरी रहेगा, वरना वो अपने आप तो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है, थोड़े से स्पेस में भी जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, और वो रिसोर्सेज ख़त्म कर लिए तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ने तो वो किल हो सकते हैं, डेथ उनकी हो सकती है। उसके बाद एक्टिविटी आपकी 13.2 है, वाइल क्रिएटिंग ए एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नोट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल्स विच वुड ईट अदर्स वट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज। तो यदि आपने एक्वेरियम बनाते टाइम ये ध्यान नहीं दिया ना कि कौन सी फिश किसको किल कर सकती है, जैसे लार्ज फिश है ना वो स्मॉल फिशेज को खत्म कर सकती हैं, तो जब भी हम फिशेज का सिलेक्शन करते हैं तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप उन फिशेज को ही रखो जो फ्रेंडली रह सके आपस में। ये ना हो कि एक फिशेज दूसरे को किल कर सकती है और मार के खा सकती है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक आपको फूड चेन से रिलेटेड समझाने की कोशिश की जा रही है कि फूड चेन क्या होती है।
तो इसमें मेक द ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबो ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आपको ग्रुप बनाने का बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स से जो फूड है वो किनको मिलता है, हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स से फूड मिलता है कार्निवोर्स को। इस तरीके से यही बोल रहा है आपसे, राइट एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर हु ईट हुम एंड फॉर्म ए चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप। 3 स्टेप की आपको एक चेन बना के दिखानी है। जैसे इसमें एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारी एल्गी वगैरह होती हैं, इसके अलावा इनको फाइटो प्लैंकटन भी बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन, तैरने वाले प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इनके ऊपर कौन सर्वाइव करता है, हमारे जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, तैरने वाले एनिमल्स, इसके ऊपर सर्वाइव करती हैं हमारी स्मॉल फिशिज और उसके ऊपर लार्ज फिशिज। इस तरीके से आप एक इसमें बॉक्स है वो फिल कर सकते हो। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी प्राइमरी इंपॉर्टेंस? क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी? बिल्कुल, प्रोड्यूसर है, ऐसा ग्रुप है, इसके बगैर तो हमारा फूड चेन है, हम उसकी एक प्रकार से इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। वाई और वाई नॉट, वही मैंने बता दिया क्यों है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइमरी इंपॉर्टेंट है वो हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसके बाद ही आगे वो सर्वाइवल है वो उनका पॉसिबल हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं हमारी फूड चेन होती क्या है। फूड चेन में सिंपली एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, बोल सकते हैं चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और यदि चेन नहीं समझ में आए तो आप लिख सकते हो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ organisms which are dependent on one another for their food needs। खाद्य पदार्थों की जरूरत के लिए जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उससे जो एक लीनियर अरेंजमेंट या फिर चेन बनती है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन में यहाँ पे ए, बी और सी 3 अलग अलग एग्जाम्पल आपको फूड चेन के दिए हुए हैं, डायग्रामेटिकली अपनी बुक के अंदर डायग्राम है। और ए है वो फॉरेस्ट का दिया हुआ है, फॉरेस्ट। बी है वो किसका दिया हुआ, आपका ग्रासलैंड्स का। और सी है वो आपका दिया हुआ है एक्वेटिक फूड चेन, हम बोल सकते हैं एक्वेटिक फूड चेन। तो फूड चेन भी आपकी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक तो क्या, जो कि प्रोड्यूसर से शुरू होती हैं और लास्ट का टॉप जो लेवल है, टॉप ट्रॉपिक लेवल, वहां पे जाके टॉप कार्निवोर है, वहां पे जाके खत्म हो जाती हैं। जो प्रोड्यूसर से शुरू होकर ऐसे खत्म होती है उनको बोलते हैं हम सिंपली, हमारी एक जो फूड चेन है, सिंपल इसको टेरेस्ट्रियल या नॉर्मल फूड चेन बोला जाता है। ग्रास फूड चेन, ग्रासलैंड, या फिर सिंपल एक फूड चेन है। लेकिन कुछ ऐसी फूड चेन है जो डेट्रिटस, गली सड़ी चीजों से शुरू होती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है, तो उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। तो इसका एक स्पेशल नाम भी है, ग्रेजिंग फूड चेन भी बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन। जो हमारी नॉर्मल फूड चेन है वो चाहे एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, उसको हम ग्रेजिंग और इसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह से शुरू होती है। क्योंकि जब ये भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना सारे के सारे फूड चेन के, मान लो ये डेथ होगी, इसकी डेथ है, इसकी डेथ है, तो इनको कौन गलाता सड़ाता है, इनको बैक्टीरिया वगैरह गलाते हैं, फंजाई गलाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई के ऊपर जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो भी डिपेंडेंट होते हैं। कुछ कीड़े वगैरह होते हैं सोइल के अंदर, वो उन बैक्टीरिया वगैरह वो खा जाते हैं। इसके अलावा उन कीड़ों को फिर कोई और बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो खा जाता है। तो इस तरीके से वो एक फूड चेन वहाँ भी बन जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्री हैं, उसके बाद डियर है, उसके बाद हमारा टाइगर है, तो एक प्रकार की फूड चेन है। और यहाँ पे हमारे 3 ट्रॉपिक लेवल हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ग्रास है, उसके बाद ग्रास ऊपर है, उसके बाद हमारा फ्रॉग है, फिर स्नेक है, और फिर क्या है हमारा ईगल है। तो इस तरीके से एक फूड चेन ग्रासलैंड का एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं। ये क्या है, आपके एल्गी वगैरह है या फिर सिंपली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या है, हमारे कुछ इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट को किल करती है जो स्मॉल फिशिज। इसके बाद क्या है हमारा मतलब फिश ईटिंग बर्ड्स भी इनको बोलते हैं, मछलियों खाने वाले बर्ड्स। तो ये आपका एक एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल है। और ये सारी फूड चेन जितने भी तीनों है ना, ये आपकी ग्रेजिंग फूड चेन होती है। ग्रेजिंग फूड चेन, कहीं नाम लिखा मिल जाए ना सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, तो वो स्पेशली याद रखना कि प्रोड्यूसर से शुरू होने वाली जो हमारी फूड चेन है उनको ग्रेजिंग बोलते हैं। डेट्रिटस फूड चेन किसको बोलेंगे, जो कि किससे शुरू होती है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से शुरू होकर आगे बढ़ती है, उसको डेट्रिटस फूड चेन है वो बोला जाता है।
इसके बाद फूड चेन से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो फूड चेन के अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ईच लेवल या फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए फूड चेन रिप्रेजेंट इट्स ट्रॉपिक लेवल। हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने इससे पहले वाले डायग्राम में समझा था ना, जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं, डियर को सेकंड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद टाइगर है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स से फूड चेन बनती है वही उसके ट्रॉपिक लेवल होते हैं। और इन ट्रॉपिक लेवल्स की खास बात क्या है, पहले वाले को हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल से आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सबसे पहले कंज्यूम करने वाले। प्रोड्यूसर इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और ये इनको कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स आ जाते हैं इसके अंदर, हर्बीवोर्स एनिमल्स आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं, जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये आ जाते हैं आपके कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो हर्बीवोर्स को अपना शिकार बनाएं। उसके बाद आ जाते हैं ये सेकेंडरी कार्निवोर्स, इनको बोल सकते हैं हम। सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं जो कि हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स को क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं। तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी एक हम सीरीज बनाते हैं ना, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, उसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है, उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, उसके बाद फोर्थ, इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल हम बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो ग्रास है, ग्रास लैंड फूड चेन का एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ग्रास हुपर, ग्रास हुपर देखा था हमने। उसके बाद क्या आ जाता है, सिंपली फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद क्या आता है, स्नेक, और स्नेक के बाद आ जाती है ईगल। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो यदि ट्रॉपिक लेवल पूछे आपसे फूड चेन में, ये देखो कि ऑर्गेनिज्म कितने नंबर पे आया हुआ है। उसके बाद इसका एक नाम क्या है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, हमेशा एक ही होता है प्रोड्यूसर। फूड चेन में शुरुआत ही यहीं से होती है। फर्स्ट लेवल यदि पूछे किसी फूड चेन का, उसको हम, और आपके लेवल पे मेनली ग्रेजिंग फूड चेन ही मिलेगी आपको, डेट्रिटस फूड चेन वो हायर क्लासेज में 12th में मिलती है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद ग्रास ऊपर वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, और ये क्या होता है, हमारा हर्बीवोर्स होता है। हर्बीवोर्स जो कि ग्रासीज वगैरह या फिर प्लांट या प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। उसके बाद क्या आ जाते हैं आपके, फिर कार्निवोर आ जाते हैं, कार्निवोर्स। और ये सारे कार्निवोर्स ही हैं। ये आपका प्राइमरी कार्निवोर है, इसको सेकेंडरी कार्निवोर बोल सकते हैं, इसको टर्सरी कार्निवोर बोल सकते हैं। अब इसके अलावा यदि बात करें हम किसकी, कंज्यूमर्स की, तो ये तो कंज्यूमर्स में नहीं आते। तो ये वाले हैं ना, ये कंज्यूमर्स में हैं, क्योंकि ये अपना फूड दूसरों से ले रहे हैं, एक प्रकार का हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी कंज्यूमर मिलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, आगे आगे टर्सरी कंज्यूमर्स, और इसके बाद आगे हमारे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो देख सकते हैं हम, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो सकते हैं एक फूड चेन में। उसको आप बोल सकते हो, जैसे ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, इसका प्राइमरी कार्निवोर्स में आ जाता है ये, फ्रो की बात करें, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता है। एक जगह इसको प्राइमरी बोला है, एक जगह टर्सरी सेकेंडरी बोला है, एक जगह थर्ड भी बोला है हमने। और इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं फूड चेन में, एक ही फूड चेन में। और एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये भी याद रखना अपने कॉन्सेप्ट, वन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन। यदि कोई दूसरी फूड चेन हम देखें, उसमें वही ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि फ्रॉग का एक ट्रॉपिक लेवल फिक्स ही होगा कि हमेशा वो थर्ड पे ही मिलेगा। कोई दूसरी फूड चेन देखेंगे, यदि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जो फ्रॉग्स हैं, यदि किसी ग्रासीज वगैरह पे डिपेंडेंट है, हालांकि ये आते तो हमारे इंसेक्ट वगैरह ईटिंग में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल इसके लिए फिक्स हो गया। एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे भी मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फूड चेन, सिंगल फूड चेन कभी सर्वाइव कर भी नहीं सकती। सिंगल फूड चेन है वो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। हमारी जो फूड चेन होती है ना, वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो नेचर में फूड चेन का मिलना हमारा
प्रैक्टिकल नहीं है। काफ़ी सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम फूड वेब भी बोलते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगुलर को, और जो बेस है ट्रायंगल का बेस वाइडर होता है। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में समझाया जा रहा है कि इसका नंबर है वो ज़्यादा है प्रोड्यूसर्स का, यहाँ पे नंबर कम होता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम बिल्कुल कम है। तो हमेशा याद रखना जो प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होता है प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम। इस तरीके से ये पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का पिरामिड हमेशा इस तरीके से मिलेगा जिसमें नीचे का लेवल ज़्यादा चौड़ा हो और ऊपर का कम, तो उसी को हम अपराइट पिरामिड बोलते हैं। हालांकि पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है एक टाइप से इसको पिरामिड अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कुछ बातें आपने याद रखनी है। एनर्जी के बेस पे यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये एनर्जी ऑफ, ये बोल सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या है, नीचे का लेवल है वो वाइडर है, इसका मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा यही है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जिसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट है ना उसी को कैप्चर कर पाते हैं बेचारे। 100% में से केवल 1% एनर्जी ही कैप्चर करेंगे और वहीं से अपना फूड है वो सिंथेसिस करते हैं। सारा का सारा फूड प्रोड्यूसर से ही आता है। और जब ग्रीन प्लांट्स को ईटन कर लिया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा, एक ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट हीट। तो ज़्यादातर एनर्जी है। तो एनर्जी फ्लो के बारे में भी आपसे इस चार्ट के अंदर डिस्कशन किया जा रहा है कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्रासेस के पास कितनी % एनर्जी है, सन से जो एनर्जी आई है ना, ये एनर्जी केवल यहाँ पे यदि हम बात करें केवल 1% एनर्जी है वही आई है। यहाँ पे 1% एनर्जी का डिस्कशन है। अब जो भी एनर्जी यहाँ पे आई है उसका केवल 10% ही आगे एनर्जी बढ़ेगी, 90% एनर्जी जो इसकी थी वो लॉस्ट हो जाएगी। ग्रेट डील ऑफ, मतलब इसमें बोल रहा ना एनर्जी का डील होता है कि अपर ट्रॉपिक लेवल के पास 10% एनर्जी पहुंचेगी, जबकि 90% एनर्जी है ना ये ऑर्गेनिज्म खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि इसको भी तो जिंदा रहना है ना। रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी है उसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट कर देता है। अब इसको हम 100% मान के आगे है जो एनर्जी वो भी 10% ही आगे भेजता है। एक ट्रॉपिक लेवल आगे केवल 10% एनर्जी को ही भेजेगा, बाकी एनर्जी है ना उसकी लॉस हो जाती है। इस पॉइंट का मतलब ये है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न्ड ऑन इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट। तो यही याद रखना अपने 10% एनर्जी ही हमारी एक ट्रॉपिक लेवल के पास इतनी बचती है कि वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को दे सके। तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लो ऑफ एनर्जी है ना 10% ही होता है। 90% जो एनर्जी है वो ट्रॉपिक लेवल खुद के काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। Therefore 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्रेजेंट इन ईच स्टेप ऑफ द। यही याद रखना आपने, हर स्टेप पे केवल 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो बहुत ही कम लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आगे बढ़ पाती है। इसलिए किसी भी फूड चेन में क्वेश्चन आएगा आपका, और इसका आंसर यहाँ से है कि किसी भी फूड चेन में आपके 3 to 4 या फिर 5 मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल्स ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है एक ऑर्गेनिज्म से जिंदा रहने के लिए। उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे मान लो फ्रॉग है ना, एक टिड्डे के दम पे तो पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता ना, उसको काफ़ी सारे टिड्डे खाने पड़ेंगे क्योंकि उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या करना पड़ता है फिर, इनका नंबर लोअर ट्रॉपिक लेवल का नंबर बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के दम पे तो ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं कर सकता, उसको काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना पड़ता है। तो इस ट्रॉपिक लेवल या फिर एनर्जी या फूड चेन को नॉर्मल बनाए रखने के लिए नीचे का लेवल ज़्यादातर ज़्यादा ही मिलता है आपको, या फिर उसका बायोमास ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट इज द नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स। यही बात है कि इसी रीजन की वजह से यहाँ पे क्या है, हमारे को बहुत ज़्यादा जो लेवल नीचे के लेवल है ना वहाँ पे नंबर है उनका बढ़ा के रखना पड़ता है। द लेंथ ऑफ द एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन इज ग्रेटली वेरी। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप की फूड चेन्स है वो मिलती हैं। और सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट फूड चेन, और ये बात मैंने बताई थी कि प्रैक्टिकली नहीं है एक फूड चेन हमारी मिलना किसी नेचर में, इसलिए जो फूड चेन्स है ना वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, फूड वेब बना लेती हैं।
तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स यही याद रखने आपने। ईच स्टेप को या फिर ईच ऑर्गेनिज्म को एक ट्रोपिक लेवल बोला जाता है हमारी फूड चेन के अंदर, और एक लेवल से ट्रोपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रोपिक लेवल के पास केवल 10% एनर्जी ही वही जाती है। एक फूड चेन में मैक्सिमम 3 to 4 या फिर मैक्सिमम 5 ट्रोपिक लेवल ही फूड चेन में मिल सकते हैं, और कोई भी फूड चेन्स है वो आपकी प्रैक्टिकल नहीं होती। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, और 3 में आए तो ऐसे कोई एग्जाम्पल है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये चीज़ें यदि आपने एक्सप्लेन कर दी ना, 3 नंबर भी आपके कहीं से नहीं गए। किस चैप्टर में 3 नंबर से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनता भी नहीं है। उसके बाद है फूड वेब। फूड वेब क्या है, हमने अभी पढ़ा था इंटर कनेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ 2 और मोर फूड चेन। 2 या 2 से अधिक जितनी भी फूड चेन्स हैं वो जब नेटवर्क बनाती हैं बाय इंटरकनेक्शन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे जब वो इंटरकनेक्शन बना के फूड चेन जुड़ती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। और इसमें काफ़ी सारी फूड चेन्स जुड़ी हुई हैं, जैसे एक फूड चेन यहाँ से इस तरीके से बढ़ी हुई है, एक फूड चेन यहाँ पे है, एक फूड चेन यहाँ से भी अलग हो चुकी है। तो ये इंटरकनेक्शन से आप इसमें पहली बात तो नंबर ऑफ फूड चेन्स हैं वो निकालना आपके लिए थोड़ा टिपिकल जरूर हो जाएगा। निकल जरूर सकती हैं, लेकिन एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन कहाँ से निकली हुई है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो नेटवर्क है वो आप बना सकते हो, और यहाँ पे आपने पिक बनाने की जरूरत नहीं है यदि फूड वेब का है तो। जो जो ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पे प्लांट्स या फिर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ग्रासीज है, ये एक्वेटिक प्लांट है, इसके अलावा ये ट्रीज हैं, तो ऐसे नाम लिख के और एक आप फूड चेन है, फूड वेब है बनाओ खुद की। जरूरी नहीं सारे सबको इंक्लूड करना है, तो आप 2 या 2 से अधिक फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट करके जरूर याद रखो। 2 नंबर में आए तो जरूर बना के आओ इस चीज़ को। इसके अलावा है एनर्जी फ्लो, जो हमने पढ़ा था एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी सन से। सन तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद यहाँ से केवल 1% एनर्जी किसके पास रहती है, हमारी प्रोड्यूसर्स के पास। उसके बाद हर विवोर्स के पास 10% एनर्जी है वो बढ़ती है। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, मान लो हमारे प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो वो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जैसे हमारा प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, तो टर्सरी तक जाते जाते कितनी एनर्जी पहुँचेगी। तो यहाँ पे कितनी बताई है मैंने, हमारी यदि माने 10,000 जूल एनर्जी है तो इसका केवल 10% आगे जाएगी। तो 10% कितना है यहाँ पे, यदि बात करें 10% निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करते हैं, 10,000 को 10/100, तो इस तरीके से 10 यहाँ पे कट जाएगी, तो 1000 एनर्जी है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर 100 रह जाती है, उसके बाद यहाँ पे 10 जूल एनर्जी ही आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 10% एनर्जी किस तरीके से आगे बढ़ती हुई मिलेगी आपको। और इस बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई भी जूल में, किलो जूल में एनर्जी दे देगा, और आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये जरूर याद रखने हैं कि कंज्यूमर की बात की हुई है या फिर कार्निवोर की बात की हुई है या फिर ट्रॉपिक लेवल की बात की हुई है। और याद रखना ट्रॉपिक लेवल सबसे बड़ा नंबर होता है, इसमें हमने समझ भी लिया है, देख सकते हो। जैसे फ्रो के लिए हमने बात की थी, थर्ड नंबर जो ट्रॉपिक लेवल का मैक्सिमम है, इसके बाद फर्स्ट ये सबसे मिनिमम है, और सेकंड ये बीच का है। तो ये जरूर देखना है कि आपने कंज्यूमर पूछा है, भाई कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, या कार्निवोर पूछा है या फिर टर्सरी। ये प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ की आपसे बात पूछी हुई है, ताकि आपका आंसर वो गलत ना हो। जैसे इसमें तो कंज्यूमर की बात की थी, यदि ऐसे आ जाता भाई प्राइमरी कार्निवोर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, ऐसे पूछ ले, प्राइमरी कार्निवोर कौन है, प्राइमरी कार्निवोर ये है, तो इसके पास एनर्जी कितनी है, निकलेगी तो एक ही तरीके से, लेकिन आपसे समझ में होना चाहिए कि प्राइमरी कार्निवोर पूछा है या प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। प्राइमरी कंज्यूमर आ जाए तो फिर 1000, और प्राइमरी कार्निवोर आ जाए तो इस तरीके से। और यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई सेकेंडरी या सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाएगी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, तो सेकंड पे 1000 जूल जाएगी। तो ये टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, कहने का मतलब यहाँ पे रटवाने की बातें नहीं की जाएंगी, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कोशिश कर रहे हो क्लियर की जाएं। इसके अलावा एक टॉपिक आता है आपका बायोमैग्निफिकेशन, जब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा कई ऑर्गेनिजम्स को खाता है। जाहिर सी बात हमने देख लिया फूड चेन में एक अपर ट्रॉपिक लेवल है जो नीचे कई ऑर्गेनिजम्स को खाना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, जब हम पोल्यूशन फैलाते हैं, एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है,
न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द पेस्टिसाइड, हम बहुत सारे कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं और रेडीमेड मिल जाते हैं। इन द रेडीमेड फूड आइटम्स आर ओपन सीन इन दीज डेज। तो एक प्रकार का पोल्यूशंस की बात की हुई है और ये डिबेट करो भाई अपने ग्रुप्स में कि इनकी बैन्स की क्या ज़रूरत है क्या। तो ज़रूरत तो है ही है, हम इतना ज़्यादा जहर खा रहे हैं, हमारी बॉडी में इतना कैंसर वगैरह है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, वो छोटी छोटी उम्र में भी हमको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो किस वजह से है? बहुत सारा पेस्टिसाइड जो क्रॉप्स में डाला जा रहा है। और क्रॉप्स में किसके लिए डाल रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इकट्ठी करने के लिए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बिके और एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो पैसे के लिए। मतलब व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन दीज फूड आइटम्स? तो क्या होता है इनका सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड, कहाँ कहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं? कुड द पेस्टिसाइड गेट इनटू आवर बॉडीज फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स टू? क्या ये हमारी बॉडी में भी आएंगे? जाहिर सी बात है, यदि प्लांट्स में हम डाल रहे हैं तो प्लांट्स उसको अपटेक करेगा तो उसके सीड में भी आएंगे, उस सीड को हम खाते हैं, जाहिर सी बात है। और इस तरीके से डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड। तो हम क्या क्या वो तरीके हैं, वो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक जो डिस्कशन चल रहा है ना यहाँ पे, बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, क्या होता है? जूम करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मैग्नीफाई करते हैं। बायो का मतलब यहाँ पे क्या है? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर किसी भी चीज़ का मैग्नीफाई होना। और जब ये वर्ड आ जाता है ना, ये स्पेशली टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए आया हुआ है। टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन अमाउंट। तो रियल डेफिनेशन क्या बनेगी? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, बल्कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन के बढ़ते हुए ट्रॉपिक लेवल्स में जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और एक इसी से मिलता जुलता है, मैंने बताया था, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? ये भी होता है इंक्रीज इन टॉक्सिक अमाउंट, सिंपली इसको भी आप यदि ध्यान रखो, ये भी क्या है? इंक्रीज इन टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन वन ट्रॉपिक लेवल। ये याद रखना आपने, जब एक ही ट्रॉपिक लेवल पे किसी सब्सटेंस का इकट्ठा हो जाता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में, उसको तो बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन यदि एक ट्रॉपिक लेवल के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक फूड चेन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फूड चेन है, जैसे मान लो हमारे पास है फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब क्या होते हैं ये? फ्रीली स्विमिंग प्लांट्स होते हैं, पानी में तैरने वाले प्लांट्स। उनको जब खाया जाता है किसके द्वारा? जू प्लैंक्टन्स के द्वारा। जू प्लैंक्टन्स तैरने वाले एनिमल्स होते हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स बोल सकते हैं इनको, फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद क्या आ जाती है? स्मॉल फीसीज आ जाती हैं, और उसके बाद क्या आ जाती हैं? लार्ज फीसीज। उसके बाद आ जाती हैं फिश ईटिंग बर्ड्स। तो इस तरीके से एक एक्वेटिक फूड चेन होती है। यदि हमने वाटर के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ दिया, जैसे डीडीटी है, डीडीटी की एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है, ये इंसेक्टिसाइड भी हम बोल सकते हैं। तो इसकी अमाउंट यदि हमने बढ़ा देते हैं हम हमारे वाटर के अंदर, तो क्या होएगा? एक प्रकार से अमाउंट है इसकी बढ़ेगी। और जो वाटर से फिर अपटेक कौन करेगा इसको न्यूट्रिशन के रूप में, या फिर उसके अंदर बॉडी में ऑटोमेटिकली चला भी जाता है, डिफ्यूजन हर जगह ही काम करता है। तो यहाँ पे अमाउंट है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अमाउंट है मान लो 0.0005 ppm, पार्ट पर मिलियन में इसकी अमाउंट है वो चेक की जाती है। तो मान लो इसने केवल इतना ही इनटेक किया। जू प्लैंक्टन केवल एक के ऊपर तो डिपेंड रहता नहीं है, मैंने बताया था अपर ट्रॉपिक लेवल है वो एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स या फिर लोअर ट्रॉपिक लेवल को खाता है। तो एक से यदि उसको इतनी अमाउंट मिल रही है तो कई खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो अमाउंट है ना वो ये पहुंच जाएगी 0.005 ppm। ये फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हमें, मतलब एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल इसकी।
उसके बाद जो स्मॉल फिशीज हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो प्लैंकटन्स को खाती हैं, और इस बेस पे ये कितने हो जाएंगी लगभग यहाँ पे, यदि हम इसके अमाउंट की बात करें तो 0.05 ppm, मतलब एक एक पॉइंट के मामले में, मतलब हमारी यदि बात करें वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसके बाद लार्ज फिशीज में हम बात करें तो 0.5 ppm, और यहाँ पे 0.0 तो औलिया है हमारे पे, यहाँ पे हो जाएगा 5 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, वैसे तो पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 1/10 लाख, वैसे तो अमाउंट इतनी होती है, ये भी 0.0000 और 0.1 होती इतनी अमाउंट है, लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, थोड़ी सी अमाउंट में ही बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस की जो अमाउंट है ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती जा रही है। हालांकि हमने देखा है एनर्जी तो हर ट्रॉपिक लेवल पे कमी होती है, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी अमाउंट जरूर बढ़ती है, और वो आराम आराम से इतनी बढ़ जाती है कि फिश ईटिंग बर्ड्स के लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है वो, कि उनकी वो डेथ है वो कॉज करना शुरू कर सकती है। तो इस तरीके से जो डीडीटी है इसकी फुल फॉर्म भी अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ के जाएं, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, डाईक्लोरो डाई मिथाइल, कुछ ऐसी इथाइल ट्राईक्लोरो इथेन, कुछ ऐसी रहती है इसकी, तो लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये है बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल, बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, और एक टॉपिक मैंने बताया था पिरामिड से रिलेटेड, हालांकि ज़्यादा डिटेल अपनी बुक में है नहीं है, पिरामिड केवल एनर्जी का दिया हुआ है, और एनर्जी का पिरामिड हमेशा स्ट्रेट बनता है, मतलब अपराइट भी बोलते हैं इसको, अपराइट या स्ट्रेट। इसके अलावा नंबर के भी पिरामिड होते हैं, नंबर के पिरामिड, और ये दोनों हो सकते हैं, आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, दोनों केस मिल सकते हैं। इसके अलावा होता है बायोमास का पिरामिड, बायोमास मतलब उसके अंदर कितना ड्राई वेट है, कितना वजन है, वो भी आपके दोनों मिल सकते हैं, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी मिल सकते हैं। यदि नंबर की बात करें, नंबर का सिंपली हमारे जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं ना, मैक्सिमम ग्रेजिंग फूड चेन्स, वो सारी की सारी नंबर के बेस पे देखा जाए तो नीचे वालों का नंबर ज़्यादा ही होता है। कुछ रेयर से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि मान लो एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, बनियान ट्री है, उसके ऊपर कुछ बर्ड्स हैं वो रह रही हैं, और बर्ड्स के अंदर हैं पैरासाइट्स हैं वो रह रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं एक ट्री के ऊपर काफ़ी सारी बर्ड्स मिल सकती हैं, ट्री एक ही है, बर्ड्स ज़्यादा हैं और पैरासाइट और भी ज़्यादा हैं जो बर्ड्स के शरीर में रहते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। ऐसे ही बायोमास का जो पिरामिड है वो ज़्यादातर जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रासलैंड फूड चेन के अंदर, या फिर फॉरेस्ट फूड चेन में सिंपली बायोमास प्रोड्यूसर का ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ केसेज में जैसे जो एक्वेटिक फूड चेन होती है ना, एक्वेटिक फूड चेन, वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास है वो बहुत कम होता है, जबकि फिश ईटिंग वर्ड्स हैं या फिर लार्ज फिशेज हैं, ब्लू व्हेल है, बहुत ज़्यादा बायोमास है एक मछली के अंदर ही, और उस जैसे तो पता नहीं कितने सारे जो फाइटोप्लैंक्टन का तो बायोमास उसके आगे क्या है। तो यदि हम बात करें तो इस तरीके से आपको इनके एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। जो इन्वर्टेड हैं उनके क्या एग्जाम्पल हैं, अपराइट पिरामिड, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना। पिरामिड क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफिकल अरेंजमेंट, यदि बात पूछें आपसे, ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, नंबर का, बस बात याद रखना एनर्जी का तो हमेशा ही स्ट्रेट मिलेगा, एनर्जी हमेशा नीचे वाले लेवल पे ज्यादा है, उसके बाद तो कम होती ही रहेगी वो। तो व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल, ये हमने पढ़ लिया है। ईच ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, गिव एग्जांपल ऑफ फूड चेन्स एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ये कर चुके हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का भी बड़ा ही अच्छा रोल होता है। डिकम्पोजर हालांकि लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में मैंने बताया था, इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोप्स भी बोला जाता है। फाइट मतलब प्लांट्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, ट्रोप्स में सभी आ जाते हैं। इसके अलावा इनको रिड्यूसर्स भी बोला जाता है, इनके अलावा इनको स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, सिंपली हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और रोल में यदि हम बात करें, सबसे पहले तो ये हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक, इनकी कुछ समझ ही लेते हैं। रोल ऑफ डिकम्पोजर, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स क्या कुछ हैं,
तो सबसे पहले तो क्या है, ये पोल्यूटेंट या पोल्यूशंस को डिक्रीज करने में मदद करते हैं, डिक्रीज पोल्यूशन बाय डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। अब डेड ऑर्गेनिजम्स यदि ऐसे ही पड़े रहें तो जाहिर सी बात है वो पोल्यूशन भी फैला सकते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन भी रखते हैं। मेंटेन कैसे, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि डेड होके ऐसे ही इकट्ठा होता रहे तो न्यूट्रिएंट्स बंद रह जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि मान लो जैसे इंसान है, आज हम 8 बिलियन पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में, 8 अरब लोग हैं, और जितने आज हैं ना इनके 90% कैलकुलेट कर लो कितना, मतलब जो 90% मतलब टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन जो आज तक सर्वाइव की है ना, उसका केवल हम 10% अभी जिंदा हैं, 90% उस टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का मर चुके हैं। और यदि वो ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन्स ऐसे ही इकट्ठे होते तो आज हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो फिलहाल 8 अरब पीपल हैं ना, वो पहले वालों की लाशों पे खड़े हुए मिलते, बहुत बड़ा एक मतलब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते, बहुत बड़ा मतलब हम बोल सकते हैं उनका ढेर लग जाता। तो इस तरीके से जब तक उनका साइकिल, मतलब उनको बार बार हम यूज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आगे वाली जनरेशन पहले तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को भी तो फूड वगैरह चाहिए ना। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन बड़ा जरूरी है। साइकिल, जो न्यूट्रिएंट साइकिल हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, उसको मेंटेन करने का भी ये काम करते हैं। इसके अलावा कीप आवर एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बनाए रखते हैं वेस्टेज को रिमूव करके। तो इस तरीके से हमारा डिकम्पोजर्स का रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में या फिर एनवायरनमेंट में। उसके बाद एक्टिविटी दी हुई है आपसे ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड, या ओजोन लेयर है वो किस तरीके से हमारे, सिंपली यहाँ पे तो ये पूछा हुआ आपसे, लाइब्रेरी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर पे जाके आपने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही हैं। इसके अलावा फाइंड आउट द रेगुलेशंस पुट प्लेस कंट्रोल एमिशंस ऑफ दीज केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालांकि हम ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड भी अभी डिटेल है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, 3 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक्टिविटी ओजोन से रिलेटेड है, ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस की हुई हैं आपसे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा ओजोन की बात चल पड़ी है तो इसको ही समझ लेते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है, O3 होती है। जैसे O2 तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, तो O3 जब O2 के साथ ऑक्सीजन का एक फ्री आइटम आके जुड़ जाता है तो O3 बन जाता है। इसकी सिंथेसिस के लिए यूवी लाइट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन या फिर O3 ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमारी जो क्या है, एक प्रकार की पेल कलर की या फिर हम बोल सकते हैं लाइट कलर की एक प्रकार की गैस होती है ये। और क्या है, जब लेयर बनाती है तो इसी को हम ओजोन लेयर बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। और सिंपली ओजोन का बेसिक आपने बताना होता है क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के। और उसके बाद बनती कैसे है फॉर्मेशन, आप इसमें रिएक्शन लिख सकते हो कि किस तरीके से बनेगी। इसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ होती है, एक प्रकार की लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर ऑफ एटमॉस्फेयर बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फियर लेयर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसका जो डिप्लेशन है वो कैसे होता है, डिप्लेशन होता है कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल से। ऑक्सीजन या O3 के साथ जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिलते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और साथ में फ्री रेडिकल बनता है। एक ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, नेटिव स्टेट है ऑक्सीजन की वो बनती है। और ये बड़ी ही रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन किसी दूसरी ओजोन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगी तो वहाँ से फिर O2 के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगी। हालांकि O2 तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही है, लेकिन O3 का भी अपना एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो डिप्लेशन होता है तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो नुकसान से पहले तो आपको इसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो जितनी मैं हेडिंग बता रहा हूँ ना, ये हेडिंग जरूर याद रख लेना आप।
और हेडिंग में आप अपने हिसाब से 2-2 4-4 लाइनें अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इस टॉपिक में हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हेडिंग बनाओगे, जैसे सबसे पहले तो ओजोन क्या है, एक लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पे भी लिख सकते हो ये डेफिनेशन। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगी आपको, इस तरीके से ऑक्सीजन के 3 एटम है वो जुड़े हुए होते हैं। और ऑक्सीजन के वैसे तो हमको पता है डबल बॉन्ड बना ही लेती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड होता है। इसके अलावा तो लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे पाई जाती है, डिप्लेशन क्या है, इसके अलावा हम देख रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब यही है कि इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो बड़ी ही हानिकारक हो सकती हैं, उनसे बचाती है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ये है, कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के क्या क्या परिणाम है वो मिल सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ड्यू टू यूवी रेज, या फिर एक लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन यूवी रेज विल एंटर इन द अर्थ एटमोस्फियर, और अर्थ एटमोस्फियर में आने की वजह से फिर क्या हो सकता है, स्किन कैंसर के चांसेस बन सकते हैं। हमारे जो आईज हैं, आईज की वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस कैन अकर, ब्लाइंडनेस है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी हो सकती हैं, और काफ़ी सारे जो रिएक्शंस हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो भी स्टिमुलेट हो सकती हैं, पोल्यूशन से उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरीके से मतलब ओजोन लेयर के डिप्लेट होने की वजह से मेनली तो स्किन कैंसर और हमारी जो ब्लाइंडनेस है आंखों में वो हो सकती है। तो ये हैं आपके कंसिक्वेंसेज। इसके अलावा मेजरमेंट क्या कुछ किए हुए हैं वो, उसकी भी हेडिंग आप बना सकते हो, measurements to control ozone depletion। इसके अलावा आप इसमें एक हेडिंग और बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो क्या है, हमारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होता है, हालांकि रेफ्रिजरेटर्स में, कूलिंग एजेंट्स में यूज किया जाता था, अब इसके बैन कर दिया गया है इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। और मेजरमेंट्स में यही हैं कि कंट्रीज के कुछ कन्वेंशंस वगैरह हैं वो होते रहते हैं, और कन्वेंशंस में आपको शायद यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, इसमें तो नहीं डाला हुआ लेकिन अपनी बुक के अंदर जरूर एक कन्वेंशन है वो दिया हुआ है कि मीटिंग्स होती हैं कंट्रीज की, और वहाँ पे क्या है फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो पास किए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसके लिए, रूल्स फॉर कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एनवायरनमेंट। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाती हैं, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती हैं, बनाती हैं कैसे भी फैक्ट्री में, उनके यूज पे रोक लगा दी गई है। तो आज जो हम फ्रीज वगैरह हैं, फ्रीज के अंदर या फिर एसी वगैरह है, कूलेंट्स जो होते हैं ठंडा करने वाले, तो वो कैसे बनाए गए हैं, नॉन CFC बेस्ड। ज़्यादातर ज़्यादा वो CFC यूज नहीं कर सकते, मतलब 1986 के आसपास की बात है। तो ये लेवल जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का था ना हमारे एनवायरनमेंट में, वहीं पे फ्रीज कर दिया गया, मतलब इससे आगे वो बढ़ा नहीं सकते। यदि कोई कंट्री बढ़ाएगी तो उसके ऊपर जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर जो अलग अलग बैन हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कन्वेंशंस है वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे हैं काफ़ी टाइम टू टाइम। जो ओजोन होल, हालांकि ये भी कुछ कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। ओजोन होल क्या होता है, ओजोन होल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ओजोन लेयर थिन हो जाती है, तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। और ओजोन की जो थिकनेस है उसकी इसमें मापते हैं हम डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट के अंदर है ओजोन की थिकनेस है उसको मापा जाता है। और एक लेवल तक यदि कम हो जाती है, ये नहीं कि होल आपका ऐसे अलग अलग से बना हुआ दिखेगा, जैसे होल देखते हैं हम,
ओजोन मतलब वहाँ पे लेयर तो है लेकिन बिल्कुल थिन हो चुकी है, और थिन होएगी तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज है वो इजिली पास हो जाती है। और कहाँ पे है ये ओजोन होल? अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका है जो, वहाँ पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना कूलेंट वाली जगह पे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, और यहीं पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी अमाउंट है जिस जगह पे ज़्यादा होगी, हमारा जो अर्थ का घूमने का या रोटेशन स्पीड लगा लो, या फिर जिस तरीके से हमारी एक्सिस ये सन के एक्सिस पे घूमती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं। रियल रीजन तो आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो, जिसकी वजह से जो CFC वगैरह है ना, ये हमारे पोल्स पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पे फिर क्या है, ओजोन को डिप्लेट करते रहते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओजोन का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपसे किससे रिलेटेड पूछे हुए हैं। एक प्रकार से जो एक्टिविटी है ना, ये वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड है भाई, वेस्ट डिस्पोजल से। और वेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आइडिया मैंने दिया था, बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स की मदद से हम उनको तोड़ के मिट्टी में मिला सकें इजिली, जो कि हम बोल सकते हैं विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स। कुछ डिकम्पोजर से ब्रेक होके वो इजिली तोड़े जा सके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन से आएंगे? जो कि इजिली ब्रोकन नहीं किए जा सकते, जो नेचर में लंबे टाइम तक बने रहें। अब वेस्ट डिस्पोजल दोनों के लिए यूज किया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो इसके पीछे तो हमारी सिंपली कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। यदि इनका डिस्पोजल की बात करें, डिस्पोजल तो इतना इजीली हो नहीं सकता, तो इनको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और इनके प्रयोग पे कम से कम है, उनका प्रयोग कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि एक बार इनका वेस्ट बन गया तो इनको निपटान करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। तो इस तरीके से इनके लिए तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, और 1-2 नंबर में आपको आना चाहिए। तो ये एक्टिविटी इतनी कमजोर नहीं है, कई बार हम सोचते हैं एक्टिविटी में तो कुछ नहीं बनता। तो ये एक जर्नल एक्टिविटी आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरीके से आप वेस्ट डिस्पोज कर सकते हो। तो जो मटेरियल्स हैं हमारे घर पे, जैसे कि वेजिटेबल पील्स है, यूज्ड टी लीव्स हैं, मिल्क पैकेट्स खासकर कौन से, प्लास्टिक वाले नहीं होने चाहिए, एम्प्टी कार्टून्स वगैरह हैं, वेस्ट पेपर्स, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स, स्ट्रिप्स, बबल्स, ये इकट्ठे करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इन मटेरियल्स को मिट्टी के अंदर दबा के देखना है। अब दबाना तो सबको ही है एक बार, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को चेक करने की एक्टिविटी है ये। फिलहाल बरी दीज मटेरियल इन ए पिट, एक गड्ढे में हमने दबा देना है कहीं पे भी, जैसे स्कूल गार्डन हो एक्टिविटी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हालांकि स्कूलों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, वो अलग बात है कि सिस्टम ही हमारे ऐसे हैं कि इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए हमको नहीं बोला जाता। कुछ जगह पे हो सकता है मिल भी जाए आपको। तो और इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट द मटेरियल, ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विद द लिस्ट और 15 सेंटीमीटर जो सोइल है ना उसको, उससे हमको ढक देना है। और उसके बाद क्या करना है, लगभग उस मटेरियल को हमने नमी रखनी है, वाटर वगैरह ज़्यादा नहीं उसके अंदर डबो के रखना, कुछ कुछ नमी बनाए रखनी पड़ेगी। और उसको 15 दिन के बाद हमने, हर 15 दिन के इंटरवल में हमने उसको चेक करना है। हालांकि वहाँ पे स्मेल वगैरह तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन अनचेंज्ड, ऐसे कौन से मटेरियल हैं, जैसे इसके अंदर मिल्क पैकेट्स हैं, प्लास्टिक वगैरह के जो भी बर्तन वगैरह हैं, मेडिसिन बोटल्स हैं कांच वगैरह की, इसके अलावा कुछ पट्टियाँ वगैरह हैं, बबल पैक्स हैं, ओल्ड टोर्न क्लोथीज हैं, ब्रोकन फुटवियर्स हैं, प्लास्टिक वगैरह रबड़ वगैरह के होंगे तो उनको भी टाइम लग जाता है, तो वो रिमेन अनचेंज्ड रहेंगे। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं बदलेंगे, और कुछ हैं थोड़े बहुते बदल जाते हैं। मटेरियल्स विच चेंज दियर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, ऑफ दीज मटेरियल्स दैट आर चेंज्ड विच वंस चेंज फास्टेस्ट। अब ये भी देखना है कि हमने कौन सा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चेंज हुआ है। कुछ तो चेंज होते हैं लेकिन काफ़ी ड्यूरेशन लग जाती हैं, होते तो वो भी बायोडिग्रेडेबल ही हैं, बायोडिग्रेडेबल। और कुछ ऐसे हैं कि चेंज ही नहीं होते, बिल्कुल ऐसे कैसे नेचर में बने रहते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है नेचर के लिए, क्योंकि इनको निपटान करना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में वही है, आपसे पूछा हुआ है लाइब्रेरी इंटरनेट पे आप फाइंड आउट करो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं, हाउ लॉन्ग द वेरियस।
तो ये सर्च करके देखना है किस सब्सटेंस को कितना ज़्यादा टाइम लगता है डिग्रेड होने में। दीज डेज न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल, फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स। रिसर्च करने के लिए, और ये इतना भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप इसको वैसे ही आगे की तरफ बढ़ते रहो, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे कोई आइडियाज़ आपके माइंड में ऐसे स्टक कर सकते हैं जिसके बेस पे आप कोई ना कोई एक ऐसा मॉडल, जैसे सीबीएसई में मॉडल बनवाए जाते हैं कुछ ऐसे इंस्पायर अवार्ड के नाम से, तो वहाँ पे आप कोई ऐसा मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो कि मैं कुछ इस तरीके का मॉडल डिज़ाइन करूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके, कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया जा सके जो प्लास्टिक की जगह ले और जो बायोडिग्रेडेबल भी हो। तो इस टाइप से आपके जो आइडियाज़ है ना, उनको क्या करता है, इस टाइप की एक्टिविटी एनहेंस करती है। और यही रियल में प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये नहीं है कि आपने क्रैम कर लिया, रट लिए, 2 लाइनें अपने हिसाब से लिख के आ गए, और आपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने के लिए ये एक्टिविटी दी जाती है। वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्यों होते हैं भाई? वो होते हैं डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी के बेस पे। जितना ज़्यादा डिकम्पोजर्स उनको डिग्रेड करके और छोटे सब्सटेंस में बदल देते हैं तो वो डिग्रेडेबल, तो एक प्रकार से डेफिनेशन नहीं आप लिख सकते हो। गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। कौन कौन से 2 तरीके हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं? इफेक्ट में तो जाहिर सी बात है भाई, बायोडिग्रेडेबल है तो उनको भी तो नष्ट होने में टाइम लगेगा, पोल्यूशन भी फैला सकते हैं वो, चाहे वो कुछ टाइम तक ही फैलाएं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यदि हम बात करें पोल्यूशन के अलावा कुछ डिजीज वगैरह है वो भी फैला सकते हैं। तो इफेक्ट तो ये भी करते हैं, ऐसा नहीं कि डिग्रेडेबल नहीं है। तो कोई भी टाइप का सब्सटेंस हो, गिव एनी 2 वेज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट, और किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। हालांकि इसमें हार्मफुल इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट नहीं बोला हुआ, तो आप अपने हिसाब से जो भी इफेक्ट है ना, इफेक्ट हालांकि नेगेटिव ही समझते हैं हम कि पोल्यूशन डिजीज वगैरह फैलाते हैं, हालांकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये चीज़ें तो फैलाएंगे ही, साथ में जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है ना उसको भी क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा काम तो ये हमारा क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट साइकिल्स को स्टॉप कर देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जबकि हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं वो जब तक है नेचर में तब तक तो डिजीज वगैरह है फैला सकते हैं, इसके अलावा पोल्यूशन का भी कारण है वो बन सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग आंसर दोनों के सेम है, फिर भी आप अपने हिसाब से कोई भी लॉजिकल बात लिखते हो ना वो भी आपकी करेक्ट मान ली जाएगी। चैप्टर ही ऐसा है आपका। फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम, फाइंड आउट द लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। तो वेस्ट डिस्पोजल आपसे बोला हुआ है किस तरीके से किया जाता है वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल हमारे आसपास की जगह पे आप जब देखोगे तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, और उसके बाद उनको, हालांकि यही रहता है अपने आसपास, तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको जला देते हैं सुखा के, या फिर उसकी लैंड फिलिंग वगैरह कर देते हैं। क्या करते हैं, लैंड फिलिंग, मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं, और जैसे उसके ऊपर पार्क वगैरह वो बना देते हैं। कई जगह भी मिलता है ऐसा भी, लैंड फिलिंग करवा देते हैं। इसके अलावा और क्या मिल सकता है आपको, उसको बर्न कर दिया जाता है। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में तो हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है बर्न करना उस चीज़ का। इसके अलावा उसको रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल में भी काफ़ी सारे जो हमारे ऐसे सब्सटेंस है जो रिसाइकिल हो सकें उनको रिसाइकलिंग प्रोसेस में गुजार दिया जाता है। रियल तरीका तो यही है, लेकिन हमारे जो भी जितने भी हम देख सकते हैं आसपास की जितनी भी जगह हैं वहाँ पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता रहता है, बीमारियाँ फैलती रहती हैं, आसपास के लोगों को तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जब ज़्यादा ही कचरा दिखता है और कहीं वो न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है, फिर वहाँ के जो भी अथॉरिटी वगैरह है उसको निपटाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। मतलब जब तक नहीं बोला जाए तब तक कोई एक्शन नहीं होएगा उसके ऊपर। तब यदि कहीं हाईलाइट हो जाती है चीज़ें तभी एक्टिव होते हैं हमारी सोसाइटी। हम ज़्यादातर यही चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा यदि टेक्निकली देखा जाए तो उसको अच्छे से हो सकता है कोई ना कोई हमारा ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगा दिया जाए, वहाँ से कोई हम एनर्जी वगैरह है वो प्रोड्यूस कर सकें, या फिर कोई वेस्टेज ऐसा है जिसको सड़क वगैरह बनाने में भी यूज किया जा सके। ठीक है, प्लास्टिक है उसको निपटाने के ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीकों से भी काफ़ी सारे प्लांट लगते हैं। उनके लिए चाहिए होता पैसा, बजट, और वो हर चीज़ के लिए आपको पता ही है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, करप्शन की वजह से हम ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बोली हुई हैं किस तरीके से डिस्पोजल किया जा सकता है। एक दो बातें लिख सकते हो, लैंड फिलिंग करके, बर्निंग से भी कर देते हैं। इसके अलावा जो भी सब्सटेंस
मेनली रिसाइकिल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, उनको सेपरेट करके उनको रीयूज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। सारी सच्चाई आप लिख नहीं सकते, जो भी साइंटिफिक बातें हैं वो आप लिख सकते हो, हालांकि पढ़ने वालों को भी पता है जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती, रियलिटी सबसे सहन नहीं होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अपनी चीज़ें देखते हुए। और जब हम उन छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, मानते हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं। तो आपकी एक्टिविटी है 13.8, आप मान सकते हो फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, गंदा पानी वगैरह है, जो भी वेस्टेज है, लिक्विड वेस्ट ज़्यादातर हम बात करें, लिक्विड वेस्ट, और वो क्या था, सॉलिड वेस्ट था जो कचरा वगैरह था। तो लिक्विड वेस्ट को बड़ी सिटीज़ में, गांव वगैरह में तो देखोगे तो आप नाली में चला जाता है कचरा, और उसके बाद किसी पौंड वगैरह में इकट्ठा होता रहता है, बीमारियां वहाँ भी फैलाता है वो, और वहीं पे भी वही रोल है सेम, जब तक वो नज़रों में नहीं आता ऐसे ही फैलती रहेंगी बीमारियां। अच्छी खासी बड़ी बीमारी आ गई ना, अच्छे तरीके से लोगों को एहसास करवाने के लिए फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन जरूर लिया जाता है, वरना किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन लार्ज सिटीज़ में तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि जो भी सीवेज वगैरह हैं, गंदे नाले हैं, उनको ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर काफ़ी सारे मैकेनिज्म आ जाते हैं, 12th में आप डिटेल में पढ़ते हो। और इनके अंदर क्या है, मेनली जैसे फिल्ट्रेशन से इनको रिमूव किया जाता है, कुछ वेस्टेज फिल्टर करके रिमूव कर दिए जाते हैं, कुछ फिर यहाँ पे माइक्रोब्स भी यूज किए जाते हैं, माइक्रोब्स यूज करके इनको डिग्रेड किया जाता है। BOD है जो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा BOD होगी उतने ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सिंपली आप ऐसे समझो। उनको कम से कम, BOD को कम से कम किया जाता है, ताकि वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो नहीं, बाकी दूसरे पर्पज़ के लिए उसको यूज किया जा सके। और जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो जो भी केमिकल छोड़ती है ना, उनको भी रिमूव करके ही उनको रिवर्स वगैरह में, ज़्यादातर तो जो गंदे नाले वगैरह होते हैं उनको रिवर्स में बहा दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम तो थोड़ा सा सीरियसनेस है, लेकिन इतनी भी सीरियसनेस नहीं है कि आप सोचो कि 100% चीज़ें आ चुकी हैं, सतयुग आ चुका है, राम का जो युग है वो आ चुका है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारी जगह पे वेस्टेज ऐसे रिमूव कर दिया जाता है नदियों में, और उस नदी के पानी को आगे के जो लोग यूज करते हैं, बाद वाले लोग, उन बीमारियों से ग्रस्त होते रहते हैं। और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी ऐसी हैं जो कि छोड़ती रहती हैं, गाइडलाइंस हैं वो दिखावे के लिए रखती हैं, जब टेस्टिंग वगैरह होती है ना उस टाइम ही उसको चेक किया जाता है, बाकी तो काम है वो चलता ही रहता है। इस टाइप की आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में मिल जाती हैं। वरना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। अनट्रीटेड सीवेज, यदि ऐसे ही गंदे नाले को हम छोड़ देते हैं नदियों में, तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपसे सच्चाई पूछ रहा है हालांकि, तो आप लिख सकते हो अपने विचार यहाँ पे, नॉट पोल्यूटेड बाय द वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट दियर वेस्ट, कैसे कैसे ट्रीट करती है, जाके पूछो उनसे। सारी चीज़ें तो आपको सच्चाई थोड़े बताएंगे, लेकिन वो आर देयर मैकेनिज्म इन द प्लेस टू एंश्योर दैट द सोइल एंड द वाटर आर नॉट पोल्यूटेड बाय दिस वाटर। और क्या कोई ऐसे मैकेनिज्म है क्या कि इस पोल्यूशन से निपटान किया जा सके, पोल्यूशन से बचने के लिए हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज करें कि इस वेस्ट को पोल्यूशन रहित किया जा सके। तो कुछ ऐसी बातें आपसे बोली हुई है यहाँ पे। डिस्पोजल इन ट्रेन्स, ट्रेन्स के अंदर डिस्पोजल कप्स हैं वो यूज किए जाते हैं। इसमें कुछ कुल्हड़ वगैरह की बात की हुई है, क्योंकि पहले कुछ कप वगैरह होते थे मिट्टी के, हालांकि आज भी कुल्हड़ की चाय हम पी लेते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, डिस्पोजल है, मिट्टी में मिल जाती है वो बाद में। लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है कि इतने सारे कुल्हड़ बनाना तो ईजी नहीं है, और कुल्हड़ की कीमत भी ज़्यादा होती है जो प्लास्टिक के डिस्पोजल आते हैं। हालांकि कुछ ऐसे हमने बनाए हुए हैं कि मिट्टी के डिस्पोजल वगैरह हैं, मिट्टी वाले तो जाहिर सी बात है यदि इतने ज़्यादा यूज किए जाए तो हमारी जो टॉप सोइल है ज़्यादा मिट्टी यूज करनी पड़ेगी उसके लिए, और रिसाइकिल वगैरह है वो इतने ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। हालांकि मिट्टी को रिसाइकिल करके दोबारा कब भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती नहीं हैं, उनको ऐसे ही हम कचरे में फेंक देते हैं। कचरे का फिर होता क्या है, वो मिट्टी में ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगता है ना दोबारा। फिर यह कि भाई मिट्टी चलो कहीं नहीं गई हमारी, प्रोडक्शन तो बढ़ता है ना, उसी प्रोडक्शन से बचने के लिए हम उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, प्लास्टिक के कप वगैरह यूज करते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आज के टाइम डिस्पोजल कप हमको मिलते हैं जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। हालांकि मैक्सिमम डिस्पोजल के नाम से आप ये मत समझना कि वो मिट्टी में मिल ही जाता है। प्लास्टिक की ज़्यादातर बोटल्स हैं बोलते उसको भी डिस्पोजल है, डिस्पोजल मतलब सिंगल टाइम यूज रहता है उनका, भाई एक बार यूज करो और फेंको आप, लेकिन उससे का मतलब ये नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगी वो चीज़ें,
तो व्हाट डू यू थिंक द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप्स? पेपर कप्स जरूर हमारे काम के हो सकते हैं, या डिस्पोजल पेपर कप्स या डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स हैं, तो पेपर कप्स किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, बायोडिग्रेडेबल है तो हमारे जो वेस्टेज है उसको कम से कम वो फैलाएंगे नेचर में। उसके बाद सर्च द इंटरनेट लाइब्रेरी हैजार्ड्स, काफ़ी सारी एक्टिविटी दी हुई हैं। तो एक्टिविटी देने का मतलब थोड़ा सोचने के लिए बोल रखा है, या एनसीईआरटी भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचो। नए नए बच्चे हैं जो सोच सकते हैं, अच्छी जगह पे अपना माइंड लगा सकते हैं, कोई ऐसा इन्वेंशन हमको करके दिखाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी पर रखी है इसमें। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं थी, आपको रिसर्चर बनाया जा रहा है इस चैप्टर से कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ढूंढो, इंटरनेट को खड़ेड़ो, कहीं से कोई चीज़ ऐसी चीज़ें आप फाइंड आउट करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन से निपट सकें। हैजार्ड्स मटेरियल्स हैव टू बी डील्ड विद वाइल डिस्पोजिंग द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं, ये मदरबोर्ड वगैरह लगते हैं, इनको भी कैसे निपटाया जा सकता है। हाउ विड दीज मटेरियल्स वुड इफेक्ट एनवायरनमेंट, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी खतरनाक केमिकल होते हैं इनके अंदर, और वो यदि मिट्टी के अंदर चले जाएं तो फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन तो हालांकि करते हैं, गैसेज निकल सकती हैं जो डिजीज कोज कर सकती हैं। फाइंड आउट द हाउ द प्लास्टिक रिसाइकिल्ड एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है, फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्रीज इसको रिसाइकिल करती हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से पोल्यूट करती हैं, फाइंड आउट करो, कोई ना कोई ऐसा इन्वेंशन करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल करने में मददगार हो उसको। इसके बाद है आपका थर्ड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन ही है। इसके बाद तो एक्सरसाइज हैं, ईजी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं है, हमने चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। लेंथ जरूर लंबी रही है लेकिन चैप्टर आपको कोशिश किया है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली करवाने की। ओजोन इज, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ इट इफेक्ट अवर एनी इकोसिस्टम। ओजोन किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है, तो इसमें ओजोन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन 2 नंबर में है 3 नंबर में है। ओजोन डिप्लेशन यहाँ पे हालांकि पूछा नहीं हुआ, चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इफेक्ट कैसे करती है हमारे एनवायरनमेंट को, वही बात है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की बात नहीं की, सिंपली आपने बोलना यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, और यदि डिप्लेट हो सकती है तो यूवी रेज की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनिजम्स को हो सकती हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। तो कोई भी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हो वेस्ट डिस्पोजल के लिए, तो कोई भी बताओ आप। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, वैसे तो एक रिफ्यूज भी होता है, इनकार ही करना, यूज ही ना करना उस चीज़ को, और एक और आर होता है, 5R प्रिंसिपल भी है, वैसे 3R भी रहता है, 5R भी आ चुका है वैसे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, लैंड फिलिंग वगैरह है उससे भी डिस्पोजल वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, तो वो भी एक प्रकार का डिस्पोजल ही है, वेस्ट डिस्पोजल। इसने ये थोड़े बोला सॉलिड है या लिक्विड है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और ज़्यादा नहीं यूज करना। सबसे बड़ी बात तो है हमारे जो जितने भी चीज़ें हैं उनके यूज को कम से कम करना है, यानी कि एक्स्ट्रा यूज करते रहें। तो उसके बाद प्लास्टिक वगैरह है वो कम से कम यूज कर सकते हैं। तो डिस्पोजल से रिलेटेड है कि कैसे कैसे निपटाया जा सकता है, वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो वेस्ट डिस्पोजल का अच्छा ट्रीटमेंट करके। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। अब यहाँ पे धोखा मत खाना, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू नहीं है, सिंगल आंसर नहीं है इसका, इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका लेदर है, ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, तो ऑप्शन हमारा ये भी ठीक है। इसके अलावा फ्रूट पिल्स, केक एंड लाइम जूस, ये भी हमारा चाहिए, और केक, वुड एंड प्लास्टिक वाला जो है ना ये नहीं है। यदि नोट बोलता है ना, नोट बायोडिग्रेडेबल वाला, फिर तो हमारा बी ऑप्शन एमसीक्यू की तरफ चल पड़ते, लेकिन अभी तो तीनों ऑप्शन ही ठीक रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन। फूड चेन किससे बनी हुई है ये याद रखना आपने, ग्रास, वीट। अब ग्रास भी प्रोड्यूसर है, वीट भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एक ही होता है एक फूड चेन में। ग्रास, गोट, ह्यूमन। ग्रास गोट, और गोट को ह्यूमन है वो खा सकता है। गोट, काऊ। अब गोट भी हर्बीवोर है और काऊ भी हर्बीवोर है, तो ये फूड चेन नहीं बना सकती आपकी। और एलिफेंट है, ये भी हर्बीवोर्स में ही आते हैं।
ग्रास, फिश एंड गोट। अब फिश कहाँ से ले आए हम? एक्वेटिक फूड चेन का मेंबर उठा लाए, और गोट है वो टेरेस्ट्रियल में आता है, तो हमारा रियल में तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस? क्या क्या हम अपने समझ से हमारे एनवायरनमेंट में जब भी हम काम करते हैं क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं? कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज इन। शर्म आती है इस चीज़ से हमको कि कपड़े के बैग यूज करें, पॉलिथीन ज़्यादा यूज करते हैं, और ये ज़्यादा हम क्लॉथ बैग्स हैं या फिर कुछ ऐसे बैग्स हैं जो डिजाइनर हैं, उनको आप लेके परचेजिंग वगैरह करने, शॉपिंग करने निकल सकते हो। स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, जब भी जरूरत ना हो तो एक्स्ट्रा। हालांकि ये इजी सा क्वेश्चन है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप हर स्कूटर, कि स्कूटर पे जाने की बजाय, पर्सनल व्हीकल यूज करने की बजाय कोशिश करो चल के जाओ। आप चलोगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, तो आपका डी ऑप्शन ही ठीक रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा चल के नहीं जा सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल? एक ट्रॉपिक लेवल को यदि हमने खत्म कर लिया तो क्या होगा? देन द ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स विल आल्सो डाई, वो भी मर जाएंगे। एंड ऑर्गेनिजम्स इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स विल इंक्रीज, नीचे वाले जो ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे तो क्या हो सकता है? दीज विल क्रिएट इम्बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम, इससे हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो सकता है। स्टेबिलिटी है जो इकोसिस्टम की वो खत्म हो सकती है। इकोसिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसे लिख सकते हो। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? तो इसमें बोला हुआ है आपसे कि रिमूविंग ऑल द ट्रॉपिक लेवल इन वन ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे यदि हम ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं क्या उनका इफेक्ट भी अलग अलग हो सकता है? तो यही है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना यूनिक रोल होता है। इसमें लिख सकते हो आप, एवरी ऑर्गेनिजम्स हैज इट्स यूनिक रोल इन इट्स एनवायरमेंट। यूनिक रोल है तो जाहिर सी बात है इट्स किलिंग विल इफेक्ट एनवायरमेंट इन यूनिक वे, अलग ढंग से ही इसकी जो किलिंग है वो इफेक्ट करेगी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग अलग ढंग से इफेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है किस ट्रॉपिक लेवल पे है। नीचे वाले ट्रॉपिक बिल्कुल प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाते हैं तो ऊपर के पूरे ट्रॉपिक लेवल एकदम से ही खत्म होना शुरू हो सकते हैं, और बीच वाला ट्रॉपिक लेवल है तो उसके नीचे की संख्या बढ़ जाएगी, ऊपर वालों की कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है, और क्या किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल को हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। तो इसके आंसर आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। वैसे तो रियल आ चुका है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक रोल होता है, आ गया ना, हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिक रोल है, वो अपने लिए बेनिफिशियल है नहीं है वो अलग बात है। जैसे मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, इनको हम सोचें कि भाई ये बड़े ही नुकसानदायक, अपना तो क्या ही फायदा करते हैं कि इनको किल ही क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं हर सीजन में। तो नेचर इनको रहने के लिए मौका दे रही है और इनका रोल समझती है नेचर। हम क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा नहीं है इनसे तो ख़त्म कर दें। ऐसे ही इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों को इम्बैलेंस कर दिया है, काफ़ी सारी फूड चेन्स, फूड वेब्स इफेक्टेड हो चुकी हैं इंसान फ़ायदे के लिए, लेकिन नेचर ने दिन को मौका दिया हुआ है रहने के लिए। कोई ना कोई स्पीसीज़ आ रही है नेचर के ऊपर, या फिर पुराने वाली स्पीसीज़ एलिमिनेट हो रही है अपने आप। ह्यूमंस की वजह से नहीं बात कर रहा मैं, ह्यूमंस ने तो काफ़ी सारी स्पीसीज़ को निपटा दिया है, काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं। तो नेचर यदि खुद उसको ख़त्म कर रही है तो इसका मतलब उसका रोल है वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो कुछ अपने थॉट्स आप लिख सकते हो, और जो भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करोगे ना वो दोनों साइड से ही ठीक रहेगा आपका। वरना तो रियली तो क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को आप इकोसिस्टम से ऐसे बिना इफेक्ट किए हटा नहीं सकते, तो वहाँ पे उसका यूनिक रोल है। आप इस तरीके से लैंग्वेज अच्छी सी यूज करोगे ना
पॉइंटों में लिखोगे तो इजीली आप समझा सकते हो। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, यस ट्रॉपिक लेवल्स पे अलग अलग मिलेगा। और वो एग्जाम्पल बता सकते हो 0.0005 ppm, वो इंक्रीमेंट दिखा सकते हो। और उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है बड़े ऑर्गेनिजम्स में उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है वो देखा जाता है। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है, डिजीजेज ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकती हैं, पोल्यूशन में अलग अलग टाइप के पोल्यूशन लिख सकते हो। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल है वो स्टॉप हो सकता है। और भी आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, वही है, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा ही यूज कर लिया तो पोल्यूशन नहीं फैलेगा क्या। और न्यूट्रिएंट साइकिल वहाँ भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि डिग्रेड होने में भी टाइम लगता है, ये नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल है तो वो अगले दिन ही आपको नॉर्मल हुआ मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसको भी ख़त्म करने में टाइम लगता है, बीमारियाँ उससे भी फैल सकती हैं, पोल्यूशन उससे भी हो सकता है। वाई इज़ द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज काज फॉर द कंसर्न, ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, ज़्यादा टेंशन की बात क्यों है। जाहिर सी बात है, ऐसे तो यदि ओजोन हो लिया, ओजोन लेयर ख़त्म ही हो गई तो हमारे को मतलब कंसिक्वेंसेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन आपको बताना है यहाँ पे। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज, क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, वो स्टेप्स बताए थे मैंने कि कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन पास किए हुए हैं वर्ल्ड लेवल कन्वेंशंस में, समिट्स में, जिसके अंदर क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बैन लगाए हुए हैं कंट्रीज के ऊपर ताकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर ऐसी कोई कूलिंग एजेंट यूज़ ना करें जिससे कि ओजोन डिप्लेशन को नुकसान पहुंचे। तो ऐसे आप अपने हिसाब से इनके आंसर्स इजीली है वो दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो आपसे वादा किया था कंप्लीट सिलेबस करवाने का 10th का, वो यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम ऐसे फ्री नहीं बैठेंगे, आपके लिए जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी लेके आएंगे साथ में। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जैसे सीबीएसई के लिए, उनकी भी एक आपके लिए कोशिश की जाएगी एक सेशन लेके आने की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मेन मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस बताए जाएं किस पार्ट से, किस चैप्टर से कौन से ज़्यादा उठे हुए हैं, फर्दर मैक्सिमम क्वेश्चंस किस चैप्टर से आपको मिल सकते हैं। साथ में आपको एग्जाम से पहले एक सेशन जरूर ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो प्रोवाइड की जाएंगी एग्जाम को कैसे आपने हैंडल करना है। पेपर में बैठते हो तो क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, प्री एग्ज़ाम टिप्स, एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या टिप्स रहती हैं, एग्ज़ाम देते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना, और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने तक क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और उसके बाद रिजल्ट के बाद कुछ बातें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, उसके लिए भी आप चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और साथ में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।